Good morning, everyone. How are you all? I think all are safe and staying at home while self quarantine. Myself, Pragati Agarwal, your economics teacher. I hope you have not forgotten me. Let's start today's class. That is all about the chapter that is money and banking. See, before starting it, let me clear you one thing. Both the topics, money and banking, are given as a different chapters in different books. But as we are following NCERT, so both are here all together. But in today's class, we will cover only one chapter, that is money. What we will consider money. Okay, so let's proceed. Today's topic is money, and here I have mentioned subtopics related to it. Mentioned here meaning and evaluation of money, where we will learn that what is the proper meaning and definition of money and how it has been evaluated from a commodity CC economy to the current plastic money e-money कैसे हुआ ये हम पढ़ेंगे. Then we will learn about the फंक्शंस ऑफ मनी. व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ मनी, क्या रोल रहता है मनी का, वो हम पढ़ेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, मनी कुछ अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया, एक छोटा सा टॉपिक है, वो पढ़ेंगे. और उसके बाद लास्ट आता है सप्लाई ऑफ मनी. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट रिलेट्स, दैट विल टेल अस अबाउट that what is the amount of money that is in our economy in circulation. And suppose if I want to know that how much money is in circulation in my economy, how it can be calculated, either it is in the cash form or in the demand deposits forms or term deposit forms, how it can be calculated. It can be calculated with the help of different measures that we will also learn. Okay, let's start. बिफोर एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ मनी, एक सिस्टम है बार्टर सिस्टम, जो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, उसको ज़रूर कंसीडर करेंगे. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पहले कमोडिटी टू कमोडिटी मनी हुआ करती थी और बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जिससे कि आज कन्वर्ट हो गए हैं हम मनी में, ई मनी में, ऑनलाइन पेमेंट्स में, इन सब में. सो बार्टर सिस्टम क्या हुआ करता था, आप सबको याद होगा. आई होप यू हैव रिमेंबर्ड. चलिए, इफ़ यू हैव नॉट रिमेंबर्ड, लेट मी डिस्कस इट विद यू. बार्टर सिस्टम क्या है? अ सिस्टम, इट इज़ अ डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी फॉर कमोडिटी. इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सीसी इकोनॉमी, यानी कमोडिटी के बदले कमोडिटी लेना आपका क्या कहलाता है? सीसी इकोनॉमी. जैसे सपोज करिए एक है मिस्टर एक्स और दूसरे हैं मिस्टर वाई, राइट. अब मिस्टर एक्स क्या कहते हैं कि मेरे पास क्या है? राइस है. क्या है? राइस है. मिस्टर वाई क्या कहते हैं? मेरे पास क्या है? वीट है. क्या है? वीट, राइट. अभी सपोज करिए मिस्टर एक्स के पास है राइस, मिस्टर वाई के पास है वीट, लेकिन मिस्टर एक्स कहते हैं मुझे राइस नहीं चाहिए, मुझे वीट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए क्या? क्लॉथ्स. क्या चाहिए? क्लॉथ्स. सो क्या उनको मिस्टर एक्स से क्लॉथ मिल पाएगा? नहीं. मिस्टर एक्स जो है, सॉरी मिस्टर वाई जो हैं, वो कहते हैं कि मुझे चाहिए शूज़. क्या चाहिए? शूज़. क्या मिस्टर एक्स के पास शूज़ हैं? नो. इस केस में क्या होगा? आर दे एबल टू एक्सचेंज देयर थिंग्स? नो. मिस्टर एक्स इज हैविंग some quantity of rice. He approaches to Mr. Y. Mr. Y had wheat. Mr. X wants cloth, but Mr. Y cannot fulfill his need. Mr. Y needs shoes. He approaches to X, but Mr. X cannot fulfill his need. तो उस केस में क्या इनके बीच में एक्सचेंज होगा? नो, नॉट पॉसिबल. सेम वही चीज़ हुआ करती थी. अब बार्टर सिस्टम क्या है? एक्सचेंज सिस्टम बताता है, जहाँ पे कमोडिटी के बदले कमोडिटी हो, बट दे आर नॉट एबल. तो बार्टर सिस्टम का एंड होने का कहीं ना कहीं लॉजिक यही था, क्योंकि उस दौर में आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स अगर हुआ करते थे, और उन प्रॉब्लम्स के चलते ही, वो प्रॉब्लम्स क्या थी हमारे पास? मेजर प्रॉब्लम जिनको हम कंसीडर करते हैं, जिसमें सबसे पहली प्रॉब्लम आती है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. क्या आती है आपकी? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. जैसे मिस्टर एक्स और वाई के केस में हुआ. मिस्टर एक्स wanted cloth, Mr. Y wanted shoes. They were not able to exchange their things with each other because whatever Mr. X wants did not getting it, and whatever Mr. Y wanted, he was also not getting it.
So that was a lacking system. Then the next problem was facing there is कॉमन मेज़र. क्या है आपके पास? कॉमन मेज़र ऑफ वैल्यू, जिसके अंदर हमें ये पता चला कि आपके पास, हमारे पास कुछ ऐसी कमोडिटीज़ हुआ करती थी, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स हुआ करते थे जिनकी एक कोई कॉमन यूनिट नहीं हुआ करती थी. जैसे कि अगर मान लीजिए एक डेयरी की शॉप है आपके पास और वहाँ पर 3 लोग जाते हैं, मिस्टर ए, बी और सी. मिस्टर ए कहते हैं आई हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वीट. मिस्टर वी कहते हैं आई हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ राइस. एंड मिस्टर सी कहते हैं आई हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ पेयर ऑफ सॉक्स. 1 लीटर मिल्क चाहिए मिस्टर ए को. तो वो कहते हैं अच्छा यार, शॉपकीपर भैया सोचते हैं मैं 1 लीटर मिल्क के लिए मिस्टर ए से कितना वीट लूँ, मिस्टर वी से राइस कितना लूँ और मिस्टर सी से कितने पेयर्स ऑफ शूज़ लूँ. इट वॉज नॉट फिक्स्ड एट ऑल. कोई मेजरमेंट यूनिट ही नहीं थी. सपोज किया 1 लीटर मिल्क के बदले में 2 kg ऑफ वीट ले रहे हैं, राइस 1 kg ले रहे हैं, तो ये कैसे डिफाइन हो? इट वॉज नॉट पॉसिबल. हाँ, ये तब पॉसिबल था अगर उनके पास मनी होता तो हम सिंपल से कह देते कि 50 रुपीज़ का 1 लीटर मिल्क है तो आप हमें 50 रुपीज़ दीजिए और हम आपको 1 लीटर मिल्क दे देते, चाहे मिस्टर ए हो, बी हो या सी हो, कोई भी हो. बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारे पास आती थी वो आती थी लैक ऑफ डिविजिबिलिटी. चीज़ों को बांटा नहीं जा सकता था. बांटा नहीं जा सकता था जैसे कि सपोज करिए एक शॉपकीपर पर हम जाते हैं और वहाँ पे भैया को बोलते हैं कि भैया एक काम करिएगा, हमको 1 kg एप्पल दे दीजिए और उसके बदले बताइए हम आपको क्या दे दें. तो अब वो पूछ रहे हैं आपसे कुछ और अगर आपसे पूछते हैं कि 1 kg ऑफ एप्पल के बदले में आप हमें 2 लीटर ऑफ मिल्क दे दीजिए, ठीक है. तो अब अगर सपोज के लिए मेरे को 5 kg ऑफ एप्पल चाहिए तो मैं कितना लीटर ऑफ मिल्क दूँ? इट वॉज नॉट पॉसिबल. इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डिवाइड द थिंग्स. बट आज पॉसिबल है. जैसे आप जाते हैं, आप एक शॉपकीपर भैया के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि भैया एक पैकेट में 10 पेंसिल्स हैं और उस पैकेट का अमाउंट है 30 रुपीज़. तो आपने क्या किया, 10 पेंसिल से उसको डिवाइड कर दिया तो आपको पता चल गया पर यूनिट कॉस्ट उसकी कितनी है, 3 रुपीज़. यानी आज आप चीज़ को, उसकी वैल्यू को डिवाइड कर सकते हो, पहले नहीं कर सकते थे, राइट. नेक्स्ट प्रॉब्लम आती थी कि डिफ़िकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स और कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स. यानी हम आज किसी से काम करवा रहे हैं तो प्रॉब्लम हम पे ये आती थी कि हम उसको कैसे पेमेंट करें, किस टर्म्स में पेमेंट करें. जैसे हमने किसी से लेबर लिया, उसके लेवल स्किल्स यूज़ करे तो उसकी वेजेस क्या होने चाहिए, क्या पेमेंट होना चाहिए, नहीं डिसाइड हुआ करता था. लेकिन आज हो पाता है. पहले होता था कि अगर हम कैशलेस सोसाइटी आज पॉसिबल है, पहले पॉसिबल नहीं थी. जैसे किसी को भी हमें पेमेंट करना है, आज हम क्या बोलते हैं कि 1 महीने आपने सैलरी आपकी फ़िक्स है कि 1 लाख रुपीज़ आपका फिक्स है, फ्यूचर पेमेंट्स हम पे कर सकते हैं. लेकिन पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था. एक और प्रॉब्लम आती थी, वो क्या थी, डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू. जितने भी लोग काम कर रहे हैं, कम्युनिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन सबको उनको स्टोर करना बड़ा ही इम्पॉसिबल हो जाता था. जैसे अगर मान लीजिए कि एक फार्मर है, उन फार्मर ने वीट का प्रोडक्शन किया, उससे जो भी आउटपुट निकला उसने मार्केट में जाके सेल कर दिया. अब मार्केट में सेल करने के बाद ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि उसका प्रोडक्ट सारा कुछ सेल एक बार में हो जाए. कुछ रह जाता था तो उसने कहा चलो स्टोर करके रख लेते हैं. अब इतनी लार्ज क्वांटिटी स्पेस भी बहुत लेती है. अब स्पेस नहीं है उनके पास, स्पेस नहीं है तो तब वेयर हाउसेस वगैरह पॉसिबल नहीं थे, नहीं हुआ करते थे. और अगर वो उसको अपने घर तक रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, तो वो एक टाइम के बाद ख़राब होने लगते थे. क्योंकि वीट एक ऐसा पेरिशेबल प्रोडक्ट है जिसकी लाइफ कुछ फिक्स होती है, उतने तक ही रख सकते हो आप. अगर आप कुछ प्रिकॉशंस के साथ रख रहे हो तो लॉन्ग टर्म चल जाएगा, लेकिन प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हो तो जल्दी ख़राब हो जाता है. तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी आपके पास, 5 प्रॉब्लम्स की. डबल ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स नहीं हुआ करता था, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था, डिविजिबिलिटी नहीं थी, डिवाइड नहीं कर सकते थे हम वैल्यूज़ को, फ्यूचर पेमेंट नहीं कर सकते थे, स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं कर सकते थे. जिसको ध्यान में रखते हुए हमने धीरे धीरे इवेल्युएशन करना शुरू किया. और इवेल्युएशन शुरू होने की वजह से हम क्या गए, नेक्स्ट पे चलते हैं आपका, हमने इसको इवेल्युएट किया. नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. इवेल्यूशन प्रोसेस ऑफ मनी. सी, पहले क्या हुआ करता था आपका, कमोडिटी मनी, जिसमें हमने पढ़ा बार्टर एक्सचेंज, कमोडिटी के बदले कमोडिटी देना. जिसमें आपने पढ़ा कि राइस, मिल्क, वीट वॉज यूज एज अ कमोडिटी मनी. उसके बाद आया मेटेलिक मनी. मेटेलिक मनी जिसके अंदर आपने पढ़ा कि
आपके मेटल, गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के, ये सारे हुआ करते थे राजा महाराजा के टाइम पे, जिनके बदले कोई भी कमोडिटी आप एक्सचेंज कर लिया करते थे। गुड, शुरू हुआ आपके कॉइन शुरू हुए। पहले आपको भी पता होगा अपने यहाँ जो कॉइन्स हुआ करते थे उनमें कुछ मेटल हुआ करता था, तो वो सब क्या हुआ, मेटलिक मनी। देन आफ्टर देन आपके पास आया क्या, कमोडिटी हो गया, मेटलिक हो गया। नेक्स्ट आया आपका पेपर मनी, जो जिसमें हम कंसीडर करते हैं 1 रुपी से लेके 2000 तक के जितने भी पेपर करेंसीज हैं, दैट आर कंसीडर्ड अंडर द पेपर मनी, जो कि सेंट्रल अथॉरिटी RBI के द्वारा बताए गए हैं और हम उसको यूज़ करते हैं अपने ट्रांजेक्शन्स के यूजुअल लाइफ के लिए, डेली टू डेली लाइफ के लिए। नेक्स्ट आता है आपका बैंक या फिर क्रेडिट मनी। बैंक या क्रेडिट मनी क्या होता है कि पहले क्या होता था कि कहीं पर भी ट्रांजेक्शन करना है वहाँ पर आपके लिए पेपर यानी कैश इतना ज़्यादा ले जाना पॉसिबल नहीं होता था। हर एक कोई अगर फॉरेन कंट्री से ट्रांजेक्शन्स कर रहा है तो उस केस में वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैश नहीं ले जा सकता था। इट वॉज क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो उन्होंने क्या किया, चेक्स बनाने शुरू कर दिए। चेक्स बनाने शुरू कर दिए आपके, जैसे आप किसी को ड्राफ्ट इशू कर दो, क्या है ये बैंक्स, क्यों, उससे क्या था, जैसे सपोज करो आपके पास कुछ अमाउंट है, आपकी कुछ अर्निंग हुई और आपने उसे जाके बैंक में जमा कर दिया। बैंक क्या करता है, उसको उन्हीं डिपॉजिट्स को आगे फर्दर प्रोसीड करता है लोन्स देने में। तो यानी आपने जो बैंक में जमा किया, आपको उसके बदले एक चेक बुक मिल गई, पासबुक मिल गई, वो क्रेडिट मनी है। इसका मतलब आपने पैसा जमा किया हुआ है, आज नहीं तो कल आप उसको निकाल सकते हो और आज आप उसको यूज़ कर सकते हो। आपको कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने चेक साइन करके दे दिया। इसका मतलब उस चेक, उस पेपर की वैल्यू कुछ नहीं है, जो चेक है उस पेपर की वैल्यू कुछ नहीं है, लेकिन उसमें लिखी गई जो अमाउंट है उसकी वैल्यू बहुत है, जिससे आगे फर्दर क्रेडिट क्रिएट किया जा सकता है। तो वो क्या कहलाता है, आपका बैंक या फिर क्रेडिट मनी। नेक्स्ट आता है आपका प्लास्टिक मनी, जो रिसेंटली इनोवेट हुआ है। इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ क्रेडिट कार्ड। जैसे अपने पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जितने होते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ मनी जो हम यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में। आपको कहीं पेमेंट करना होता है, आप ट्रांजेक्शन्स, आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो, आप कहीं पे भी जा रहे हो, वो सब क्या हो गए, आपके प्लास्टिक मनी। ठीक है, एम आई क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम, जस्ट अ मिनट। मीनिंग ऑफ मनी, थोड़ा बहुत अभी समझ में आया हो, नहीं समझ में आया हो तो आप बता देते हैं आपको। मनी क्या है, एक ऐसा आपका कॉमनली एक्सेप्टेबल थिंग जो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। जैसे हमें अभी याद है आपको मिस्टर एक्स और वाई, वही राइस, वीट, क्लॉथ, शूज़, मतलब उन लोगों के बीच में ट्रांजेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा था, क्यों, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट को क्या नहीं कर पा रहे थे, एक्सचेंज नहीं कर पा रहे थे। और एक्सचेंज ना करने की वजह से ही क्या हुआ, उनका ट्रांजेक्शन नहीं हो पाया। आज हमें अगर कोई प्रोडक्ट लेना है तो उस केस में हमें क्या करना होता है, हम बस जाएंगे किसी शॉपकीपर के भैया के पास जाएंगे और बोलेंगे भैया ये लीजिए 200 रुपीज़ और हमको ये प्रोडक्ट दे दीजिए। इसका मतलब वी आर एबल टू एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या कर रहे हैं, हमने उनको दिए क्या, 200 रुपीज़। और सपोज़ कर लो आप उनसे ख़रीद के क्या लेकर आए, आप ख़रीद के लेकर आते हो एक शर्ट लेकर आते हो, टी शर्ट लेकर आते हो, राइट। आप कोई भी एक टी शर्ट खरीद के लाए, एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज बिटवीन द टू थिंग्स, दैट इज रुपीज़ एंड टी शर्ट। इन दोनों के बीच का जो एक्सचेंज है वो क्या कहलाएगा, आपका ट्रांजेक्शन कहलाएगा। और किसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया, बिकॉज ऑफ द मनी। सो मनी की एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनती है, अ थिंग विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। कोई प्रोडक्ट हो, कोई भी चीज़ हो, अभी सोचो जो चेक हमने दिया था वो भी मनी था, जो हमने एक 200 रुपीज़ का नोट दिया वो भी मनी है। आपकी कोई भी कमोडिटी जो कि कॉमनली एक्सेप्टेबल हो वो क्या कहलाएगी, मनी। जैसे अपने 100 रुपये का नोट एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छा टर्म है जो हमारे यहाँ इको में डिफाइन किया गया है मनी को लेकर, कि मनी इज़ वॉट द लॉ सेज इज़ मनी। जो कानून बताता है वही मनी है। जैसे जो कि हमारी लीगली जो हम बाउंड हो, लीगली हमें जो बताया जाए कि हाँ भैया ये मनी है, ठीक है हमने मान लिया। जैसे पुराने राजा महाराजाओं के टाइम पे मुद्राएं चलती थी, तो उस पर्टिकुलर स्टेट का, उस पर्टिकुलर राज्य का जो राजा था उसने डिफाइन कर दिया कि ये हमारे यहाँ की मोहर है, तो भैया ये उसी के यहाँ की मनी मानी जाती थी। अब जैसे अपने इंडिया में क्या है, लीगली RBI डिसाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो आपकी वही लीगली मनी कंसिडर की जाती है। जैसे आपको याद हो कि डिमोनेटाइजेशन के वक्त 8 नवंबर 2016 में डिक्लेयर किया गया
कि आपका न्यू करेंसी क्या होगी, ₹2000 का, तो वही हमारा मनी हो गया। जो पुराना 500 और 1000 का नोट था वो अब लीगली कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो दैट इज़ नॉट, उसके बाद से वो मनी कंसीडर नहीं किया जा रहा। तो मनी क्या हो गया, जो कि आपका लॉ का है। अब लॉ के हिसाब से अगर हम चलें तो मनी को टू फॉर्म्स में बांटा गया है, लीगल टेंडर मनी और नॉन लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी यानी जो चीज़ लीगली डिफाइन की जाए, यानी लीगली दैट आर यूज टू मेक पेमेंट्स फॉर डेब्ट्स या कोई और ऑब्लिगेशन। जैसे आप सपोज करो आपने कहीं से अपने प्रोडक्ट सेल किया, कहीं पे आपने अपना प्रोडक्ट सेल किया और सेल के बदले आपको पेमेंट मिल रहा है, दैट इज़ लीगल टेंडर मनी। लीगली बताया गया, ठीक है चलो भैया उस बंदे ने आपको पेपर नोट्स में यानी आपके 2000 में 1000 के टर्म्स में आपने 2000 के में 500 के टर्म्स में नोट्स में आपको पेमेंट कर दिया या कॉइन्स में कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा, लीगल टेंडर मनी। और लीगल टेंडर मनी ही को ही हम क्या बोलते हैं, आपकी फेट मनी भी कह सकते हैं, राइट। उसके बाद आता है आपका नॉन लीगल टेंडर मनी। नॉन लीगल टेंडर मनी कौन सी, जो कि एक फॉर्म ऑफ मनी तो है, ठीक है, बट जो कि लीगली किसी आपको बाउंड नहीं करती कि आपको लेना ही लेना पड़ेगा। जैसे सपोज करो दो हैं, एक मिस्टर पी एक मिस्टर क्यू। मिस्टर पी ने कोई भी, मैं आपको ड्रॉ करके ही बताती हूँ, एक है मिस्टर पी और एक है मिस्टर क्यू। मिस्टर पी गए और इनके पास गए, कोई एक प्रोडक्ट क्या किया, परचेज किया। क्या किया, परचेज किया। और मिस्टर क्यू क्या कर रहे हैं, उनको सेल कर रहे हैं। ओके, सेल कर दिया। अब क्या हुआ, मिस्टर पी ने जो परचेज किया इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने की बारी आई तो पेमेंट करने के वक्त इन्होंने कहा कि भाई देख मेरे पास कैश तो नहीं है, मैं तेरे को क्या दे देता हूँ, चेक दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ, चेक के थ्रू पेमेंट ले लो। मिस्टर क्यू कहते हैं सी चेक इज अ काइंड ऑफ मनी बट इट इज़ अ नॉन लीगल टेंडर मनी, बट मिस्टर क्यू इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्टेड। हाँ, ये आपकी फॉर्म ऑफ मनी है, चेक इज अ फॉर्म ऑफ मनी, लेकिन क्यू के लिए कंपलसरी नहीं है कि भैया मैं चेक तुम दे रहे हो तो मेरे को लेना ही पड़ेगा। नहीं, मेरी मर्जी। मिस्टर क्यू कह सकते हैं कि आई एम नॉट बाउंड टू एक्सेप्टेड, नहीं मुझे तो कैश में ही चाहिए, मुझे चेक में नहीं चाहिए। समझ आया। तो आपका इसमें यहाँ से एक चीज़ क्या क्लियर होती है कि आपके पास मनी के दो फॉर्म्स हैं, लीगल और नॉन लीगल टेंडर मनी। लीगली टेंडर जो कि आपकी लीगली बताया जाए कि हाँ भैया आपको ये मनी एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये सरकार चला रही है, गवर्नमेंट के द्वारा चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और नॉन लीगल क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर बनता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई। जो मिस्टर पी और क्यू मैंने अभी आपको बताए, तो मिस्टर पी कौन है, उनको पेमेंट करना है। द पर्सन हु पेज द अमाउंट इज नोन एज पेयर एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट द अमाउंट इज नोन एज द पेई। तो क्यू कौन है, पेई, और मिस्टर पी कौन है, पेयर। अगर हाँ क्यू एक्सेप्ट कर लेते उस चेक को तो कह देते हाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और नहीं कर रहे तो वो बाउंड नहीं है। स्टिल चेक इज अ फॉर्म ऑफ मनी विच फॉर्म नॉन लीगल टेंडर मनी, बट मिस्टर क्यू इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट होता है आपका लीगल टेंडर मनी। भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, आपका लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर। नाम ही बता दे रहा है लिमिटेड है तो वो चीज़ आपको लिमिटेड अमाउंट में पे करनी पड़ेगी, यानी व्हेन एवर लीगली मेक द पेमेंट्स बट इन अ सर्टेन अमाउंट, जो कि हमें सर्टेन अमाउंट में ही पे करनी होगी, हम इससे ज़्यादा नहीं पे कर सकते। पर रिफ्यूज़ तो कोई भी नहीं कर सकता। जैसे सपोज करो किसी को हमें 10 लाख का अमाउंट पे करना है, तो क्या 10 लाख में पॉसिबल है सारे के सारे कॉइन्स ही पे करो, नहीं। फिक्स है कि भैया इतने अमाउंट तक, जैसे 25,000 तक अगर हम फिक्स करते हैं कि 25,000 तक की अमाउंट का पेमेंट अगर आपको करना है तो आप कॉइन से कर सकते हो, लिमिटेड है, लेकिन इसके ऊपर नहीं कर सकते। और अनलिमिटेड लीगल टेंडर में क्या है कि आप जितनी मर्जी चाहे उतना पेमेंट कर सकते हो, पर पेमेंट करोगे किस में, पेपर में, और जिसके लिए सामने वाले को एक्सेप्ट करना है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता, तो अगर आप वो एक्सेप्ट करने से मना कर देता कि नहीं मैं नहीं ले रहा, तो आप उसके अगेंस्ट क्लेम कर सकते हो, आप उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो कि भैया ये हमारा पेमेंट नहीं ले रहा है। क्लियर। चलिए गो फर्दर। अब शुरू करते हैं हमारा फंक्शंस ऑफ मनी, जो कि प्रोफेसर डी किनले ने दिया है। इन्होंने जितने भी मनी के फंक्शंस हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा है, प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस।
प्राइमरी फंक्शन जिसके अंदर हम कंसीडर करते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई भी दो फंक्शंस आप एक्सप्लेन कर दीजिए मनी के। सो यू कैन राइट एनी ऑफ द टू अमंग दीज 5 फंक्शंस। हैं कौन कौन से? प्राइमरी फंक्शन इंक्लूड्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शंस इंक्लूड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। राइट, तो उसको हम समझते हैं। स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट से मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या बताता है? जैसा भी आपने पढ़ा कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई है, वो एक्सचेंज कर नहीं पा रहे थे प्रोडक्ट। उनके लिए पॉसिबल तब होता मिस्टर एक्स कहीं पे भी जाते क्लॉथ खरीद लेते, मिस्टर वाई जाते कहीं पे भी जाते और शूज़ खरीद लेते। मिस्टर एक्स को अपना राइस बेचना था तो किसी को भी बेच दो, और अगर मिस्टर वाई को अपना वीट बेचना था तो वो किसी और को बेच देते, बट इन द फॉर्म ऑफ मनी। मनी के वैल्यूएशन से ट्रांजेक्शन्स होना, एक्सचेंजेस होना बहुत ही आसान हो गया। क्यों? क्योंकि उसने एक मीडिएटर, किसने? मनी ने एक मीडिएटर का काम किया। अब तुम आज पेमेंट करना चाहो तो आज कर लो, कल करना चाहो तो कल कर सकते हैं। नेक्स्ट आया आपका क्या? मेजर ऑफ वैल्यू यानी यूनिट ऑफ वैल्यू। आज एक कॉमन टर्म है हमारे पास, कॉमन यूनिट है पेमेंट करने के लिए। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक कॉमन डिनोमिनेशन है। आज आपको वही वाली याद हो ट्रांजेक्शन मैंने आपको बताया था कि आप डेयरी शॉप पे जाते हैं और डेयरी शॉप पे आपको 1 लीटर ऑफ मिल्क लेना है, तो उसके पास मिस्टर ए, बी और सी 3 लोग जाते हैं। मिस्टर ए के पास है वीट, मिस्टर बी के पास है राइस और मिस्टर सी के पास है सॉक्स। तो अब वो कितने, इस 1 लीटर ऑफ मिल्क के बदले कितना राइस लें, कितना वीट लें और कितना सॉक्स लें, ये फिक्स नहीं था, लेकिन आज फिक्स है। आज फिक्स है इन द टर्म्स ऑफ रुपीज़। जैसे हमने फिक्स कर दिया कि 1 लीटर है, 1 लीटर मिल्क कितने का है? 50 रुपीज़ का। तो आप वैल्यू को मेजर कर लो। अब चाहे मिस्टर ए आए, बी आए या सी आए, मुझे उनसे राइस, वीट या सॉक्स नहीं लेना है, मुझे उनसे क्या लेना है? 50 रुपीज़। इसका मतलब मैंने उस ट्रांजेक्शन को कंसीडर कर दिया इन द टर्म्स ऑफ मनी। आज मेरे पास उसके लिए कॉमन एक यूनिट है मेजर करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है क्या? सेकेंडरी फंक्शंस का फर्स्ट पार्ट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स या फ्यूचर पेमेंट्स। कई बार क्या होता है कि हमने किसी से काम लिया या किसी से उधार लिया और उसको हमें बाद में पेमेंट करना है, तो बाद में पेमेंट कैसे कर पाएँ? ये पहले पॉसिबल नहीं था बार्टर सिस्टम के टाइम, लेकिन अब मनी के वैल्यूएशन की वजह से ये पॉसिबल है। जैसे सपोज करो पहले के टाइम पे अगर आप किसी को कोई चीज़ उधार दे रहे हो, कोई कमोडिटी उधार दे रहे हो, उसको जब रिटर्न कर रहे हो तो उसके हम बोलते हैं कि बढ़ा के देना चाहिए, तो वो क्या बढ़ा के दे? नहीं पता था, लेकिन आज पॉसिबल है। आज आपको सपोज करो आप किसी को 1 लाख का लोन देते हो और उससे 1 साल बाद लेते हो और उसको बोलते हो कि भैया 5% से इंटरेस्ट दे देना, तो 5% से इंटरेस्ट कितना होता है इसका? 5000। तो इन फ्यूचर वो कितना देगा? 1,05,000। आज फ्यूचर पेमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ मनी पॉसिबल है, जो हम कर सकते हैं, जो पहले नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट आता है आपका स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू आपको क्या बताता है कि आप अपनी वेल्थ को, पूंजी को स्टोर करके रख सकते हो। पहले स्टोर नहीं कर सकते थे, आज कर सकते हो। जैसे आपको सपोज करिए आपका एक खेत है, फार्मिंग है, और उसमें आपका प्रोडक्शन होता है वीट का बहुत सारा। आप मार्केट में जाके उसको सेल कर देते हो, अमाउंट आता है। अब उस अमाउंट का क्या करें? राइट, अब उस अमाउंट को क्या करो? आप बैंक में जमा कर दो। बैंक में जमा करो, बैंक वाले आपको इंटरेस्ट देंगे। बैंक में नहीं जमा करना है, आप कोई शेयर्स बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दो। उसमें नहीं करना है, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो। उसमें भी नहीं करना है तो लैंड में। यानी इसका मतलब आप अपने अमाउंट को, उस वेल्थ को स्टोर करके रख सकते हो। पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। अगर वही किसान गेहूं का प्रोडक्शन करता और आउटपुट निकलता, सेल नहीं होता, तो उसको गेहूं को ही रखना था, क्योंकि मनी तो था नहीं। राइट, जब तक उसको जो सामान चाहिए वो सामने सेल करने वाला कोई नहीं आता, उसको रखना पड़ता हो। पहले इतने वेयर हाउसेज नहीं थे या इतने प्रिकॉशन के साथ हम सामान नहीं रख सकते थे, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट ख़राब हो जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हम स्टोर ऑफ वैल्यू की, मनी की वजह से वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, जो आपको ये बताता है कि पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था कि हम कमोडिटी के बदले कमोडिटी, जैसे आपके नियर बाई जो लोग हैं, आपको सिर्फ उनसे वही प्रोडक्ट लेना पड़ता है। आप कोई और प्रोडक्ट नहीं ले सकते थे, बाहर जा रहे हैं तो, लेकिन आज पॉसिबल है। आज आपकी इकोनॉमी में अगर कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता तो हम फॉरेन कंट्री में जाते हैं, वहाँ से ख़रीद के लेकर आते हैं और उसके बदले उनको पेमेंट। तो ज़रूरी नहीं कि मैं विदेश में या फॉरेन कंट्री में कहीं जाऊँ तो वहाँ पर कैश में ही उनको पेमेंट करूँ, नहीं, मैं उनको चेक्स के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। ई-पेमेंट, RTGS, NEFT ये कर सकती हूँ, जिससे क्या होगा? ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। राइट, चलिए
इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इन ट्रांजेक्शन्स, इन फंक्शंस के अलावा एक फंक्शन और कंसिडर किए जाते हैं जिसको हम कंटिंजेंट फंक्शंस बोलते हैं, सपोर्टिंग रोल जिनका होता है, जो आपको ये बताते हैं कि आपकी इकोनॉमी में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, जैसे अगर हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना हो तो मुझे पता है कि किसी को मैंने काम के बदले, लेबर के बदले वेजेस दिया, रेंट के बदले लैंड के बदले रेंट दिया, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट दिया, तो ये सब नेशनल इनकम में कंसिडर किए जाते हैं। ये कैसा फंक्शन है? ये भी तो मनी की वजह से ही है। आज हम किसी को इंटरेस्ट दे रहे हैं, कैसे दे पा रहे हैं? मनी, वो हमारे इन्वेस्ट कर रहा है कैपिटल, तो हम उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं। सेम ऐसे अगर आप बैंक में जाके अमाउंट डिपॉजिट करते हो तो वो लोग फर्दर आगे किसी और को एडवांस देते हैं, क्रेडिट क्रिएट करते हैं। ये सब क्या है? मनी की वजह से ही तो पॉसिबल है। तो ये कैसे हो गए? कॉन्टिजेंट फंक्शंस। एम आई क्लियर? सो फंक्शंस बेसिक 2 कैटेगरीज में है, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस, जिसमें आपके पास सब कैटेगरीज आपको डिफाइंड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट गो फॉर द। क्या होता है कि एक और इकोनॉमिस्ट हुए हैं, पॉल एंजिंग, जिन्होंने ये बोला है कि जितने भी मनी के फंक्शन जो अपन ने आगे डिस्कस किए, दैट इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, ये सब 2 हेड्स में क्लासिफाइड हैं। कैसे? वो 2 हेड्स कौन कौन से हैं? हमारे पास पहला हेड आता है स्टैटिक फंक्शंस और दूसरा आता है आपका डायनामिक फंक्शंस। स्टैटिक फंक्शंस क्या है? दे रेफर टू दोज फंक्शंस विच फैसिलिटेट द वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमी। ऐसे ट्रांजेक्शन्स, ऐसे फंक्शंस किसी भी इकोनॉमी में हो रहे हैं मनी के, जिससे कि हमारी इकोनॉमी स्मूथली वर्क करती रहे, जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। ये सब क्या है? स्टैटिक फंक्शन, जिसके बिना कोई भी कंट्री काम नहीं कर सकती। ये तो ऐसे फंक्शन जो होंगे ही होंगे मनी के। लेकिन डायनामिक फंक्शंस क्या हुए? दे रेफर्स टू दोज फंक्शन विच कॉज मूवमेंट इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर ये हों तो इससे अच्छी ग्रोथ हो सकती है, अच्छे मूवमेंट्स हो सकते हैं। जैसे कॉन्टिजेंट फंक्शन मैंने आपको बताया कि अगर अच्छे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, मनी से हो रहे हैं रिलेटेड ज़्यादातर, तो उससे क्या है? क्रेडिट क्रिएशन। एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ आपको कि डिमोनेटाइजेशन के वक्त आपको पता होगा उससे पहले क्या था? करप्शन के बहुत ज़्यादा हाईलाइट्स थे, लोगों ने पैसा ब्लॉक करके रखा हुआ था अपने पास, राइट? तो इसका मतलब पैसा क्या था? क्या ब्लॉक में था। अब जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो वो सारे पैसे कहाँ गए? बैंक में जमा हुए, राइट? बैंक में जमा होने की वजह से क्या हो गया? वो सर्कुलेशन में आ गया। अब सर्कुलेशन में आने की वजह से बैंक्स वर एबल टू क्रिएट द क्रेडिट विद द हेल्प ऑफ दैट अमाउंट। यानी ऐसे ट्रांजेक्शन्स, ऐसे फंक्शंस जिसके हो जाने की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी में और अच्छी स्मूथनेस आए और अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट निकले, वो क्या कहलाते हैं? आपके डायनामिक फंक्शंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। लेट मी इरेज इट फर्स्ट। Money is classified basically into 2 small terms, that is full body money और credit money. full body money वो जिसके अंदर आपकी जितनी भी मनी वैल्यू है वो आपकी कमोडिटी वैल्यू के बराबर है। अब मनी वैल्यू या कमोडिटी वैल्यू क्या होती है? जैसे आपको याद हो, आपके यहाँ पहले 1 रुपये का कॉइन चलता था। 1 रुपये का कॉइन एक ऐसा था जो कि आपकी मेटल से बना हुआ था, और उसमें जो मेटल की वैल्यू, सपोज करो 1 रुपये का कॉइन की में जो मेटल था, वो मेटल को अगर मैं एज अ मेटल बेचने जाऊँ तो उतने का ही अमाउंट होता था जितने की उस पर 1 रुपये लिखा हुआ, 1 रुपये के वैल्यू का ही उसमें मेटल हुआ। लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ी, जैसे जैसे मेटलिक वैल्यू भी चेंज हुई आपकी, वैसे वैसे वो मेटल की वैल्यू ज़्यादा हो गई और उस पर लिखा हुआ जो एक प्रिंटेड अमाउंट था वो कम रह गया, जिसकी वजह से मार्केट से वो अमाउंट वापस चला गया। उस करेंसी को हमें बंद करना पड़ा। तो फिर हमारे पास फुल बॉडी मनी क्या हुई? फुल बॉडी मनी वो हुई जहाँ पर आपकी मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू दोनों बराबर, जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुआ करता था। एक कॉइन जो कि सिल्वर का हुआ करता था, उसमें कमोडिटी वैल्यू यानी एज अ सिल्वर अगर बेचने जाओ तो वो भी 1 रुपये का, और जो उसमें लिखा हुआ है 1 रुपये वो भी 1 रुपये, तो वो क्या हो गई? फुल बॉडी मनी। ठीक है, चलिए। सो नेक्स्ट आता है क्या? आपके पास दूसरा टर्म आता है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी वो जिसके अंदर आपकी मनी वैल्यू ज़्यादा होगी, किससे? कमोडिटी वैल्यू से। जिसका एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल समझिएगा, आपके पास एक अमाउंट है 2000 का एक नोट है। अब वो 2000 के नोट को बनाने के लिए जो कॉस्ट आती है वो हार्डली मेरे ख्याल से 1.5 रुपये के आसपास आती है, 1.50।
कंसीडर करते हैं हम, ₹1.5 की उसकी कॉस्ट आ रही है, यानी उसकी अगर मैं एज अ कमोडिटी कंसीडर करूँ तो उसकी वैल्यू कितनी है, सिर्फ ₹1.50, लेकिन उस पर जो प्रिंटेड है वो कितना है 2000, तो वो जो 2000 है वो क्या हो गया आपका मनी वैल्यू, और जो 1.5 उसकी कॉस्ट आ रही है यानी उसकी जो कमोडिटी वैल्यू है वो कितनी है ₹1.5, यानी अगर मैं एज अ कमोडिटी उसको बेचने जाऊँ 2000 के नोट का, तो शायद ही ₹1.5 भी बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ मैं, शायद इससे भी कम ही आएगा, तो कमोडिटी वैल्यू हो गई कम, लेकिन उस पर जो लिखा हुआ है उसकी मनी वैल्यू है ज़्यादा। जैसे वन मोर एग्जांपल आप समझिएगा, डेबिट या क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है। डेबिट कार्ड के केस में आपके पास क्या है, उस प्लास्टिक के डेबिट कार्ड की क्या ही वैल्यू होगी, अगर उसे एज अ प्लास्टिक बेचने जाओगे तो शायदली हार्डली 50 पैसे भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, तो वो जो 50 पैसे में आपने उस कार्ड को बेचा वो क्या हो गया कमोडिटी वैल्यू, लेकिन उस डेबिट कार्ड में तो अमाउंट बहुत सारा है, लाखों का है, करोड़ों का अमाउंट है, वो क्या हो गया आपका मनी वैल्यू। सो मनी वैल्यू जब ज़्यादा हो और कमोडिटी वैल्यू कम हो वो क्या कहलाता है आपका, दैट विल बी कंसीडर एज द क्रेडिट मनी, ठीक है। जो हमने आगे भी इवेल्यूशन प्रोसेस ऑफ मनी वही पढ़ा था, बैंक मनी और क्रेडिट मनी, तब भी मैंने आपको बताया चेक भी मान सकते हो आप इसमें, चेक में जो लिखा हुआ अमाउंट है 1 करोड़ वो मनी वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन उसकी कमोडिटी उस चेक की क्या है, कमोडिटी वैल्यू कुछ है नहीं है, सो दैट इज़ क्रेडिट मनी, ठीक है। सो आपका क्लासिफिकेशन हुआ, आई थिंक आज की क्लास के लिए आपका इतना बहुत है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, लास्ट टॉपिक रह जाता है आपका मनी सप्लाई। पहले एक बार मैं आपको रिमाइंड करा दूं, आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मीनिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ मनी, हमने पढ़ा फंक्शंस ऑफ मनी, हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, लास्ट टॉपिक बचता है मनी सप्लाई, दैट वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग, बाय बाय।